ठीक है जी, डेफिनेशन सुनाए जी, सुनाए परवीन की डेफिनेशन, जल्दी करो। अब आपका सवाल उठता है कि सर पेपर में सवाल कैसे आएगा परवीन का, भाई डेफिनेशन पूछेगा आपसे जी, सुनाओ परवीन की डेफिनेशन। Provision is the liability of uncertain timing or amount. For example, for the provision, following points must be kept in mind: present obligation arising from the past event, probable outflow of resources in future. और अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। ये चार चीजें प्रोविजन के लिए जो है होना जरूरी है। तो पेपर में पूछ लेते हैं आपसे कि बताएं जी लायबिलिटी में और प्रोविजन में और इनमें क्या क्या डिफरेंस है, तो आपको फिर ये डेफिनेशन जो है वो आपको याद करनी पड़ेंगी। इसकी तस्वीरें साथ साथ लेते जाएं, आप लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको जो मैं लिखवा रहा हूँ आपने यही लिखनी है डेफिनेशन। जो बुक में जो मैंने आपको पेजेस फॉरवर्ड किए हैं उसकी डेफिनेशन आपने नहीं लिखनी है, मैं लिखवा रहा हूँ आपने वही लिखनी है, जहां से जो चीज चाहिए वो उसके हिसाब से ही आपने उसको टेक ओवर करना है। ठीक हो गई जी बात। तो प्रोविजन की भी हमें समझ आ गई और हमें लायबिलिटी की भी समझ आ गई कि लायबिलिटी और प्रोविजन में फर्क क्या है। लायबिलिटी की अमाउंट एग्जैक्ट होती है, प्रोविजन की अमाउंट ना अमाउंट का पता होता है ना टाइम का पता होता है। बाकी चीजें सेम है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट है, प्रोबेबल आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यूचर है, अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली है। ये प्रोबेबल का मतलब क्या है बट साहब प्रोबेबल का मतलब क्या है? एस्टिमेट, पॉसिबिलिटी। गलत है। प्रोबेबल का मतलब क्या है? कोई और बता दे। जिस चीज के चांसेस 50% से ज्यादा हैं उसको हम कहते हैं प्रोबेबल। जिस चीज के चांसेस 50% से कम है उसे हम कहते हैं पॉसिबल। अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है ना। तो प्रोबेबल का मतलब क्या हुआ कि 50% कि हमें पैसे अदा करने पड़ेंगे या आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा फ्यूचर में। अगर पॉसिबल का वर्ड होगा ना तो उसका मतलब है कि 50% ज्यादा चांस नहीं है, उससे कम चांस है। ठीक है, फिर वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बनती है, उसके बारे में हम बाद में भी पढ़ेंगे फ्यूचर में। ये देखें प्रोविजन अगेंस्ट रिसीवेबल्स नोन एज ट्रेड रिसीवेबल डेट्स डेप्रिसिएशन, ये हमने इसको पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं आगे। आगे जी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और कॉन्टिजेंट एसेट, ये डेफिनेशन दोनों आपने याद करनी, इसकी पिक्चर ले लें। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी और कॉन्टिजेंट एसेट की चार चीजें मैंने बताई हैं आपको। लायबिलिटी, प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बताने जा रहा हूं और कॉन्टिजेंट एसेट बताने जा रहा हूं। ये चीजें आपने जो है वो याद करनी है। ठीक है जी, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी क्या है जी, इसको पढ़ते हैं जी। A contingent liability is a possible obligation. Definitely there is a difference. It's not probable, it's a possible obligation that arising from past event whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not wholly within the control of the entity. ये नहीं बात आ गई। Contingent liability क्या होती है, मिसाल इसकी मैं देता हूं आपको, बहुत ही आसान है। एक ऐसी चीज जो फ्यूचर में होनी है, अकर होनी है और अकर नहीं भी हो सकती, जो कि कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है जिसकी चांसेस 50% से कम है, जो पास्ट इवेंट से अराइज होती है। ठीक है जी, वो कहलाती है आपकी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। इसकी एग्जांपल सुने। क्या कहते हैं, हादी ने मेरे पे केस कर दिया कि सर आपने मेरा कोर्स ही कवर नहीं कराया, आप तो कोर्स ही कवर नहीं कराते, लटका के रखते हैं जानबूझ के, पैसे आप कमा लें किसी तरह से, एक ही चैप्टर को इतना कराते हैं इतना कराते हैं इतना कराते हैं जब तक बच्चे को आ ना जाए। ऐसे कौन करता है? फटाफट कोर्स कवर कराया करें, जान छुड़ाया करें अपनी भी। सही कह रहे हैं सर आप। बच्चों को क्या पता चलना है, बच्चों को क्या पता चलना है सर कि आपने क्या कराया क्या नहीं कराया। आप हर सवाल ही कराने बैठ जाते हैं, 2-4 साल सवाल कराएं तो नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएं, आसान सी बात है। तो सर इसने मेरे पे केस कर दिया, अल्लाह माफ करे। अच्छा, अब वो केस चल रहा है कोर्ट में, अब वो केस मैं हारूंगा या जीतूंगा इसके बारे में पता नहीं है। अगर मैं हार गया तो मुझे पे करना पड़ेगा, मुझे इसके पैसे वापस करने पड़ेंगे। ये क्या है? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है मेरी, बिकॉज इस पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, 50% से कम चांस है कि इसके चांसेस होंगे, राइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट है, केस चल रहा है, पास्ट इवेंट है कि मैंने पैसे लिए थे, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस कंफर्म तब होगी जब वो केस का फैसला आएगा, उसकी अकरेंस होना या ना होना, और ऐसा इवेंट है जो अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है, इसके बारे में मुझे यकीन नहीं है कि फैसला मेरे हक में आएगा या मेरे हक में नहीं आएगा और मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। दैट इज योर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी।
इसी की दूसरी डेफिनेशन क्या है? अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, पॉसिबल नहीं है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, बट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, हम उसे लायबिलिटी नहीं लिखते बिकॉज इट इज नॉट प्रोबेबल, प्रोबेबल नहीं है यानी पॉसिबल है, 50% ज्यादा चांस नहीं है दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज एम्बॉडिंग इकोनॉमिक बेनिफिट विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन और अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी। अमाउंट हम लायबिलिटी के साथ मेजर नहीं कर सकते। तो ये दोनों डेफिनेशन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के बारे में बताती हैं। आप दोनों में से दोनों भी लिख सकते हैं और दोनों में से एक भी लिख सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम पे किसी ने केस कर दिया कंपनी पे, अब प्रोबेबल नहीं है, 50% से कम चांसेस हैं कि हमें वो पैसे पे करने पड़ सकते हैं, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज होगा जिससे अगले बंदे को इकोनॉमिक बेनिफिट होगा और हमें ऑब्लिगेशन हमारे ऊपर आ जाएगी। लेकिन उस पर वो डिपेंड करता है कि भाई उस इवेंट की डिसीजन पे डिपेंड करता है ना कोर्ट की। तो क्या कोर्ट का डिसीजन सर्टेन है? नहीं, अनसर्टेन है। इट कैन अकर, इट कैन नॉट बी अकर, इट कैन अकर अगेंस्ट मी, इट कैन अकर इन फेवर ऑफ मी, और उसकी अमाउंट भी रिलायबल या मेजर नहीं कर सकते, तो हम उसे कहते हैं कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। A present obligation that arises from past event, but it is not probable, probable नहीं है कि फ्यूचर में हमें पैसे देने पड़ेंगे। दूसरा, उसकी अमाउंट भी आप एस्टिमेट प्रॉपरली नहीं कर सकते। दूसरी डेफिनेशन क्या है? A possible obligation जिसके चांसेस 50% से कम है, that arises from past event, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस जो है ना वो कंफर्म तब होगी जब वो इवेंट अकर होगा, और उस इवेंट के अकर होने पर मेरा कंट्रोल नहीं है। इट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। समझ आ गई? ये आपने याद करनी है डेफिनेशन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की। आगे चलते हैं, कॉन्टिंजेंट एसेट क्या होता है? कॉन्टिंजेंट एसेट इज ए पॉसिबल एसेट दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट एंड हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट होली अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। तो इसके ऊपर लिख लें, मैं लिख रहा हूं इसके ऊपर, बेटा जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होती है ना, ये हम फुट नोट में लिखते हैं। फुट नोट क्या होते हैं? डिस्क्लोज्ड अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अंडर द बैलेंस शीट। चलो के नीचे हम शो कर देते हैं कि कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, क्योंकि पता नहीं ना होने की नहीं, रिकॉर्ड नहीं करते, डिस्क्लोज कर देते हैं कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है और हम उसको शो कर देते हैं। कॉन्टिंजेंट एसेट को कहीं भी शो नहीं करते, नॉट शोन एनीवेयर। उसको हम कहीं भी शो नहीं करते, किसी भी जगह पे हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते, शो करते ही नहीं। हाँ वो बच्चे के लिए पूछ रहे थे, मैं क्या करूँ। तो कॉन्टिंजेंट एसेट की डेफिनेशन भी लिख लें, और अब जो बुक का पेज नंबर है जो मैंने आपको पेज फॉरवर्ड किए हैं वो निकालने पड़ेंगे आपको, ताकि आपको चीज़ें कुछ समझ आ जाए। पेज नंबर है जी आपका, मैं बता रहा हूँ, जो मैंने आपको पेजेस भेजे हैं ना, उसका पेज नंबर आपने ओपन करना है। पेपर में इस तरह आता तो नहीं है, लेकिन फिर बेहतर है कि हम उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व हैंडल कर लें। IAS 37 जी, पेज नंबर है जी ये, जो मैंने आपको किताब भेजी है, जो मैंने उसके पेजेस भेजे हैं ना, उसमें साइड पे पेज नंबर लिखा हुआ है, ये है 267 360 357 जी, 357 पेज है। 357 पेज में 1 ABCDE पॉइंट लिखे हुए हैं, वो अगर आप उसको आपने याद करना है, बाकी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ कि आपने उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। ABCDE पॉइंट जो है वो आपने याद करने हैं। पेज नंबर 357 है। तस्वीर मैंने इसकी ऑलरेडी भेज दी हुई है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पेज नंबर 357 है, इसके पॉइंट नंबर ABCDE जो है वो आपने याद करने हैं, पॉइंट नंबर ABCDE बस। वैसे ये पॉइंट नंबर ABCDE पेपर में नहीं पूछेगा, पेपर में नहीं पूछेगा, इसकी थ्योरी नहीं पूछेगा, न्यूमेरिकली तौर पे थोड़ा बहुत इसको टच कर सकता है वो। डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है, डेफिनेशन बस यही आपने याद करनी है, मैंने बताई है आपको, दे आर एनफ। ये हमारा था स्टैंडर्ड कौन सा, IAS 37 के बारे में,
हमने इसको डिस्कस किया है। अगर आप ABCDE पॉइंट को घर में पढ़ लें और रात को अगर आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो हम डिस्कस कर लेंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। वो बता रहे हैं किस तरह रिकॉर्ड करना है, किस चीज को रिकॉर्ड करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको रिकॉर्ड नहीं करना, तो वो आपको डेफिनेटली इसको आप याद करने हैं जिस तरीके से मैनेज करना है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, हम अपने नेक्स्ट स्टैंडर्ड की तरफ, जो कि बुक में मौजूद है आपके सामने। एक सेकेंड, और वो है जी, अगर आप निकालें तो आपका है जी IS2 का जो पेज नंबर है, बल्कि ऐसा करें पहले ये देख लेते हैं रेवेन्यू के बारे में। IS18 है, पेज नंबर आपका है ये 352, ठीक है, पेज नंबर 352 है। आप अपने मोबाइल के ऊपर भी खोल सकते हैं। IS18 बेसिकली रेवेन्यू से रिलेटेड है, रेवेन्यू को डील करता है बेसिकली ये। इसको बंद कर देते हैं। जी, इसको पढ़ें जी आप जरा, हम पढ़ते हैं कि ये क्या आपके बारे में बताते हैं। मेरा जो है ना काम खत्म हो गया। अच्छा जी, आगे देखते हैं हम, इसको बाद में लिया करते हैं। जी, तो देखिए रेवेन्यू के बारे में उसने क्या लिखा हुआ है, इसको आप रीड कर लेंगे एक दफा तो दैट वुड बी एनफ। अर्निंग पर शेयर के बारे में आगे नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है IS33 अर्निंग पर शेयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखा है माइनस नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, आपको पता है फार्मूला इसका, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से आप डिवाइड कर देंगे। तो नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है कि जिन्हें आप छुड़ा नहीं सकते उन पर डिविडेंड हम पे करते हैं। डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। IS18 आप पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा है, इसमें कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं, अर्निंग पर शेयर में भी कोई प्रॉब्लम आपको पेश नहीं आएगी। उसके बाद IS16 जो है ये पेज नंबर आपका 240, क्या लिखा हुआ है 348 है। 348 में वो बता रहा है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में, बता रहा है कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। द wear and tear in the by the use of asset is called depreciation. Depreciable amount, the amount of the asset which needs to depreciate, the cost of the asset which needs to depreciate, that is basically the depreciable amount. Useful life, the whole cost of the asset is spread over the useful life of the asset. That life with the life in which the asset is being used or gives us benefit, that is called as useful life. फिर रेजिडुअल वैल्यू आपको पता है, स्क्रैप वैल्यू साल्वेज वैल्यू होती है, और सॉलिड वैल्यू आप माइनस कर दें तो होती है। फेयर वैल्यू के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। फेयर वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू एट विच द एसेट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द मार्केट एट एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन। आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन क्या होती है, एक हाथ के फासले पे, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो किसी के ऊपर आपका, उसे कहते हैं फेयर वैल्यू। या फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। मैंने इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के बारे में एसेट चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको बताया समझाया था। कैरिंग वैल्यू क्या होती है, नेट बुक वैल्यू ऑफ द मेथड कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन आपकी आ जाती है कैरिंग अमाउंट। ये IS16 है, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ऐसे चित्र मसला नहीं है। आगे चलते हैं IS38 की तरफ, इंटेंजिबल एसेट, जो कि पेज नंबर IS37 के साथ ही है, इसके बारे में बात करते हैं। इसको भी आप डिस्कस कर चुके हैं। IS38 बेसिकली इंक्लूड्स इंटेंजिबल एसेट्स, यानी दोज एसेट्स व्हिच कैन नॉट बी टच्ड। इट इंक्लूड्स गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, and they used to decrease their value
which is known as depreciation, not known as depreciation, rather it is known as amortization. Intangible asset पर क्या होती है? Depreciation नहीं होती, क्या होती है? Amortization होती है. And amortization is done over the life of the asset under the straight line method with no residual value. Under the straight line method with no residual value over the life of the asset under the straight line method with no residual value. सबसे जो इंपॉर्टेंट इंटेंजिबल एसेट है वो आपका गुडविल है, और गुडविल आपको पता है दो किस्म की होती है. एक गुडविल होती है आपकी इनहेरेंट गुडविल, जिसे आप इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी कहते हैं, which you have discussed in partnership changes. Whenever there is going to be a admission in partnership or there is a retirement from the partnership, there will be a goodwill which arises to provide all the benefit to the person who have generated that goodwill, to give a true and fair view of the business and to provide benefit to the people who have generated that amount of goodwill. That is known as internally generated goodwill. दूसरी यूनिट गुडविल कौन सी होती है? परचेज गुडविल. वो क्या होती है जी? Whenever you are going to take over another company, if you are paying more than the amount of net assets of the company, the excess amount you are paying, that is called purchase goodwill, and it is shown in the financial statement of the business as non-current asset in the balance sheet. But internally generated goodwill is not shown in the books of accounts because it is against two accounting concepts, money measurement and prudence. लेकिन जो परचेज गुडविल होती है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हैं, और हम उसको बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट में इंटेंजिबल एसेट के नाम से शो भी करते हैं, जिसे आप छू नहीं सकते, वो एक अलग बात है. ये दो गुडविल के बारे में मैंने बताया, इंटेंजिबल एसेट के बारे में कैसे इसको हम डेप्रिशिएट करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया. और गुडविल जो है उसकी इम्पेयरमेंट भी होती है. एवरी ईयर वी हैव टू गो फॉर एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑफ गुडविल. इम्पेयरमेंट रिव्यू क्या होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि नॉन करंट एसेट्स को हम इम्पेयरमेंट करते हैं बाय विच द कैरिंग अमाउंट इज मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट. तो उसमें फिर हम इम्पेयरमेंट रिव्यू करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं अगर कोई हो रहा हो तो. इम्पेयरमेंट प्रॉफिट नहीं होता, वो आपको पहले डिस्कस कर चुका. नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है जी वो है रोल ऑफ डायरेक्टर्स का, और डायरेक्टर्स के हवाले से जो हम बात करते हैं तो उसमें हम चलते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टर्स होते कौन से. कौन बताएगा जी? कोई भी बच्चा जो मुझे बताना चाहे, आई विल बी हैप्पी टू लिसन. डायरेक्टर्स कौन होते हैं और क्या करते हैं वो? जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. शेयर होल्डर्स यूज टू अपॉइंट द डायरेक्टर्स फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. शेयर होल्डर्स आर द people who basically has the right to appoint the directors for the management of the company. They have the responsibility to manage the company. वो responsibility होती है उनकी कंपनी को मैनेज करने की, और वो कंपनी को मैनेजमेंट में कंपनी के काम आते हैं, वो कहलाते हैं आपके शेयर होल्डर्स. इन्हें स्टीवर्डशिप भी कहते हैं. स्टीवर्डशिप का मतलब आपको पता है, बोट जो होती है, बहरी जहाज जो होते हैं उनका स्टीवर्ड होता है, जो बहरी जहाज को मोड़ता है, कंट्रोल करता है. तो दे आर बेसिकली managing all the control of the company, and that's why they are called directors, which are appointed by the shareholders for managing the affairs of the company. देखते हैं इसमें हम ऑडिटर के बारे में भी फिलहाल नहीं पढ़ाऊंगा मैं. अभी मैं डायरेक्टर्स के हवाले से बात करूंगा सिर्फ आपसे. लेकिन एक्सप्लेन द टर्म स्टीवर्डशिप आपके सामने आ गया जी. Stewardship is the responsibility which managers have for the management of resources within a business on behalf of the owner. Who are the owners? Shareholders are the owners. And stewardship, कौन managers होते हैं? Directors are the managers who are responsible for managing the affairs of the company. आगे ऑडिट को छोड़ दें, क्वालिफाइड रिपोर्ट को छोड़ दें, डायरेक्टर्स ऑडिट रिपोर्ट को भी फिलहाल अभी हम नहीं पढ़ेंगे. जी, लिस्ट 5 आइटम्स व्हिच अपीयर इन द रिपोर्ट ऑफ द डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में क्या आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी. तो ये आपको याद करना पड़ेगा. रिव्यू ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल एक्टिविटीज, चेंजिंग इन प्रिंसिपल एक्टिविटीज, डिविडेंड रिकमेंडेशन, प्रिंसिपल रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज, पोजीशन ऑफ कंपनी एट ईयर एंड, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, अर्निंग पर शेयर चेंज टू सब्सिडियरी डायरेक्टर्स इंटरेस्ट, डिटेल ऑफ एजीएम, स्टेटमेंट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज, डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डोनेशन, ये सब चीजें रोल ऑफ डायरेक्टर्स. ये पॉइंट है, इसको आपने याद करना है जी. याद कर लें जी, रिकॉर्ड हो रही है, याद कर लें जी. डायरेक्टर्स का रोल क्या है जी?
इसमें कंपनी में डायरेक्टर्स कौन कौन सा रोल अदा करते हैं। ड्यू केयर, स्किल्स एंड डिलीजेंस से वो मैनेजमेंट अफेयर्स करते हैं। प्रमोट कंपनी सक्सेस, पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें बताते हैं डायरेक्टर्स का रोल होता है कि डायरेक्टर्स की पावर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए वो, पावर टू बाइंड द कंपनी, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ड्यू केयर होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर उनका काम होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी, कॉन्फिडेंशियलिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, सीक्रेट प्रॉफिट नहीं होना चाहिए कोई उनका अपना जो मेंटेन किया हो, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी डायरेक्टर्स का काम है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाना भी उनका काम है, डिविडेंड पे करना भी उनका काम है। ठीक है जी। तो रोल ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ना है कि डायरेक्टर्स अपनी रिपोर्ट में क्या क्या चीजें बताते हैं। ये सारी चीजें डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आती हैं। इसकी पिक्चर आप ले लें, इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं आप, और नेक्स्ट की पिक्चर भी आप, रोल ऑफ डायरेक्टर की पिक्चर भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, एक्सप्लेन द टर्म स्टीवर्डशिप, स्टेट द ड्यू ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला डिटेल में अपने आने वाली नेक्स्ट क्लासों में। फिलहाल मैंने रोल ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से बताना था। ये आपको जो पेज में बताना था कौन सा है, 359 पेज के ऊपर भी लिखा हुआ है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं कि डायरेक्टर का रोल क्या है, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आती हैं और डायरेक्टर्स का रोल क्या होता है। लेकिन अगर आप ये भी जो आंसर लिखे हुए ये भी काफी है आपके लिए। एम्प्लॉय के मैटर्स, जो भी चीजें कंपनी को चलाने में आती हैं, सब के सब डायरेक्टर्स के रोल में या डायरेक्टर्स की रिपोर्ट में लिखी जाती है। ठीक है जी। बेसिक मकसद क्या होता है डायरेक्टर्स का, they are supposed to manage the affairs of the company, they are supposed to prepare the financial statements, they have to give a report to the on the report to the financial statements, they have to appoint the auditor, and appoint is auditor का काम होता है कि वो चेक करे अकाउंट्स को। ठीक है जी। ये एम्प्लॉइज को भी हायर करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को करते हैं, एजीएम अनाउंस करते हैं। ठीक है जी। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग कब होगी, और ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस को हम ये मैनेज करते हैं, डिविडेंड्स को मैनेज करते हैं, ये सब चीजें डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। तो ये हमने यहाँ तक कर लिए हैं। आईएएस हमने तकरीबन सारे जो मेजर थे मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा इसमें और कोई आईएएस मौजूद नहीं है जो आपके कोर्स में हो। फिर भी अगर आप जो मैंने आपको 9 पेजेस फॉरवर्ड किए उसमें आपको पढ़ के प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपने जो भी आईएएस करना है उसकी 2 लाइनें याद करनी है बस, उससे ज्यादा याद नहीं करना। पेपर में इतना ही आता है। हाँ, ऑडिटर के हवाले से अब हम कल डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लास के अंदर ही, और ऑडिटिंग का, ऑडिटर से रिलेटेड चैप्टर हम कल पूरे का पूरा कर देंगे। ये चैप्टर बेसिकली एक ही है और ये 9 पेजेस पे सारे का सारा चैप्टर मौजूद था, लेकिन मैंने उसके 3-4 हिस्से करके आपको करवाया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आपको ये बात समझ आए कि हमने इसको कैसे मेमोराइज करना है, याद कैसे करना है। जिन चीजों को याद करना था वो